गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का इस वीडियो क्लास में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संघवाद में उभरती प्रवृत्तियों के बारे में। संघवाद के सामने अनेक प्रवृत्तियां उभर कर सामने आ रही हैं। तो भारतीय संघवाद में जो उभरती प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन सी है? एमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरलिज्म। एमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरलिज्म के बारे में भारतीय संघवाद में उभरती प्रवृत्तियाँ, जो कि इस प्रकार से है। भारतीय संघवाद की उभरती प्रवृत्तियाँ, पहला पॉइंट हमारा है भारतीय संघवाद की उभरती प्रवृत्तियों में कि केंद्र एवं राज्यों में राजनीतिक एकरूपता का पतन हो गया है। वर्तमान में ये भी तर्क दिया जाता है कि ये भी भारतीय संघवाद में एक उभरती प्रवृत्ति है, एक एमर्जिंग ट्रेंड्स है फेडरलिज्म में, कि केंद्र और राज्यों में जो राजनीतिक एकरूपता है उसका पतन हो गया है। राजनीतिक एकरूपता से हमारा अभिप्राय है कि केंद्र और राज्यों में जब एक ही दल की सरकार हो, केंद्र में भी और राज्य में भी जब एक ही पार्टी की सरकार हो, एक ही दल की सरकार हो, उसके कारण राजनीतिक एकरूपता आती है। और इस राजनीतिक एकरूपता का प्रभाव ये भी पड़ता है कि केंद्र और राज्यों के जो संबंध है वो कैसे हो जाते हैं? मधुर हो जाते हैं। केंद्र और राज्यों के संबंध मधुर हो जाते हैं। लेकिन इससे क्या होता है? केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि केंद्र और राज्यों में एकरूपता है और केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकार है और केंद्र और राज्यों के जो संबंध है वो भी प्रगाढ़ है, मधुर है। परिणाम स्वरूप क्या होगा? केंद्रीकरण बढ़ जाएगा, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ये 1947 से लेकर 1957 तक की बातें हैं, 1967 तक की बातें हैं, यानी कि 1967 तक राजनीतिक एकरूपता रही, क्योंकि उस समय केंद्र और राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी का बहुमत था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में भी और राज्य में 1967 तक। परिणाम स्वरूप क्या था? राजनीतिक एकरूपता थी, एक ही दल की सरकार और केंद्र और राज्यों के जो संबंध है वो मधुर थे और केंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। लेकिन 1967 के बाद, यानी कि 1967 के बाद क्या हुआ कि जो चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, उसमें केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन कई जो राज्य हैं उनमें गैर कांग्रेस की सरकार बनी, यानी कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। हम जिक्र कर रहे हैं 1967 के बाद जो चुनाव हुए उनका। केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं रही, गैर कांग्रेसी सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार अस्तित्व में आई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भारतीय जो राजनीति है उसमें परिवर्तन आ गए। अब भारतीय राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन हुए और इसके बाद कांग्रेस की सरकार और जो गैर कांग्रेस की सरकार है उनके संबंधों में मधुरता नहीं रही, उनके संबंधों में एक नया समीकरण जुड़ गया। इस प्रकार से क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी का जो एकाधिकार था, कांग्रेस पार्टी का जो एकाधिकार है, एकरूपता है, वह क्या हो गई? समाप्त हो गई। उस एकरूपता का अंत हो गया। तो इस प्रकार से अंत होने के कारण केंद्र और राज्यों के बीच में अनेक समस्याएं, अनेक जो प्रवृत्तियां हैं वो उभर कर आई। क्योंकि अगर जैसे कि केंद्र को राज्य को अनुदान देना है, केंद्र को राज्य को किसी प्रकार की कोई सहायता देनी है, और जब केंद्र और राज्यों में एक दल की सरकार नहीं है तो केंद्र के द्वारा राज्य के मामले में भेदभाव किया जाता है, पार्शलिटी की जाती है। तो इस प्रकार से राजनीतिक जो एकरूपता का पतन हुआ है, एक दल की सरकार जो नहीं रही है, केंद्र और राज्यों के जो संबंध मधुर नहीं रहे हैं, ये भी भारतीय संघवाद में उभरती प्रवृत्ति है कि केंद्र और राज्यों में राजनीतिक एकरूपता का पतन हो गया। तो इस प्रकार से
पहला पॉइंट ही हमारा ये है कि भारतीय संघवाद में उभरती प्रवृत्ति ये है कि केंद्र और राज्यों में राजनीतिक एकरूपता का पतन हो गया। और राजनीतिक एकरूपता से हमारा अभिप्राय है कि केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकार का होना, और जब एक ही दल की सरकार है तो संबंध जो मधुर होंगे और केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन 1967 के बाद क्या हुआ कि कुछ राज्यों में गैर कांग्रेस की सरकार बनी, परिणाम स्वरूप इनके संबंध मधुर नहीं रहे और राजनीतिक एकरूपता भी नहीं रही, एक राजनीतिक एकरूपता का पतन हो गया। तो वर्तमान में भी राजनीतिक एकरूपता का क्या है, पतन है। तो इस प्रकार से ये भी भारतीय संघवाद में एक प्रवृत्ति है, एमर्जिंग ट्रेंड है फेडरलिज्म के सामने। राजनीतिक एकरूपता के पतन के साथ साथ हम बात करते हैं कि भारतीय संघ में नए राज्यों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। भाई नए जो राज्य हैं, नए जो क्षेत्र हैं, नया जो एरिया है, वो भी बार बार ये डिमांड कर रहा है कि नए राज्य की मांग रख रहे हैं। भारतीय संघ में नए राज्यों की मांग जो है ये भी एक प्रकार से क्या है, भारतीय संघवाद में उभरती प्रवृत्ति हम कह सकते हैं। तो नए राज्यों की डिमांड का अगर हम जिक्र करें तो 1953 में सबसे पहले भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई थी। सबसे पहले 1953 में भाषा के आधार पर जिस राज्य का निर्माण हुआ वह आंध्र प्रदेश है। और भाषा के आधार पर जिस राज्य का निर्माण होने के बाद ही राज्यों को जब पुनर्गठन करने की मांग है वो जोर पकड़ने लगी कि भाषा के आधार पर जो सबसे पहले राज्य का निर्माण हुआ आंध्र प्रदेश का 1953 में, इसके बाद नए राज्यों के पुनर्गठन करने की मांग है वो और जोर पकड़ने लगी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1953 में ही एक राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई और इस आयोग की तहत ही, यानी कि इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही, जो कि 1953 में गठित किया गया, संसद के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास किया गया। और कितने राज्य, 14 राज्यों का गठन किया गया, जो कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। और उनमें भाषा के आधार पर 14 राज्यों का गठन किया गया था। और भाषा के आधार पर पहला जो राज्य है वह है आंध्र प्रदेश, जिसका कि 1953 में गठन किया गया था। तो इस प्रकार से ये जो डिमांड है, राज्य की जो मांग है, नए राज्य का जो मांग जो लगातार हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं भारतीय संघवाद में उभरती प्रवृत्ति है। वर्तमान में भी अगर हम जिक्र करें तो वर्तमान में भी एक नए राज्य का निर्माण हुआ है। वर्तमान में भी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से तेलंगाना के रूप में नए राज्य का क्या है, निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो डिमांड जो बार बार बढ़ रही है कि नए राज्य का निर्माण किया जाए, नए राज्य का निर्माण किया जाए। और मुख्य मांगों में हम ये भी जिक्र कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के जो अलग अलग प्रजातियां हैं वो भी नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र का अगर हम जिक्र करें तो महाराष्ट्र में जो विदर्भ हैं, कर्नाटक में कोडवा, उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश आदि जो है राज्य बनाने की मांग है वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संघ में नए राज्य की जो मांग है ये भी लगातार बढ़ रही है, जो कि भारतीय संघवाद में एक उभरती प्रवृत्ति है। तो भारतीय संघ में नए राज्यों की मांग के साथ साथ अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के प्रति प्रतिक्रिया, यह भी भारतीय संघवाद में एक उभरती प्रवृत्ति है कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। अनुच्छेद 356 का वर्णन भारतीय संविधान में है, आर्टिकल 356 भारतीय संविधान में है बाकायदा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 356 है वो कहता है कि जब भी राज्य की संवैधानिक मशीनरी असफल हो जाती है, किसी भी राज्य का प्रशासन है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, राज्य की संविधान की जो मशीनरी है वह असफल हो जाती हैं, तो उस समय राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या विशेष सूत्रों के द्वारा जो है वो अनुच्छेद 356 लगा दिया जाता है। अनुच्छेद 356 को राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है कब, जब राज्य की संवैधानिक मशीनरी असफल हो। लेकिन 1967 के बाद जैसे कि जब एकरूपता जो समाप्त हुई थी, राजनीतिक एकरूपता का जो पतन हुआ था, उसके बाद जो अनुच्छेद 356 है वो
अनेक बार लगा, या हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग हुआ कब? 1967 के बाद। 1967 के बाद अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग हुआ, क्योंकि राज्य की संवैधानिक मशीनरी असफल नहीं हुई थी, फिर भी राज्य में क्या है, अनुच्छेद 356 लगाया गया। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 356 का जो दुरुपयोग है, अनुच्छेद 356 का जो मिसयूज है, ये भी भारतीय संघवाद में एक उभरती प्रवृत्ति है। तो अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग भी भारतीय संघवाद में उभरती प्रवृत्ति है। इसके साथ साथ अगर हम जिक्र करें कि राज्यों के लिए अधिक स्वायत्ता की मांग, राज्य बार बार ये भी डिमांड कर रहे हैं कि उनको स्वायत्ता मिलनी चाहिए, ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तो राज्यों के लिए जो अधिक स्वायत्ता की मांग है, ये भी भारतीय संघवाद में एक उभरती प्रवृत्ति के रूप में शामिल है, क्योंकि राज्य बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें स्वायत्ता मिलनी चाहिए। और राज्य स्वायत्ता के वो अनेक कारण भी देते हैं कि राज्य स्वायत्ता क्यों मिलनी चाहिए। राज्य कहते हैं कि संसद को सबसे ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, पार्लियामेंट को सबसे ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है। परिणाम स्वरूप राज्य के कार्यों में, राज्य सूची के कार्यों में, राज्य विधानमंडल के कार्यों में संसद के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। राज्य सूची के विषयों पर कार्य जो अधिकार है वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए भी राज्यों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए। इसके अलावा केंद्र अनेक बार जो है अखिल भारतीय सेवाओं के तहत भी राज्य के कार्य में हस्तक्षेप करता है। परिणाम स्वरूप राज्य स्वायत्ता की मांग बढ़ रही है, इसलिए भी राज्य स्वायत्ता की मांग करते हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति है, ये भी एक राज्यपाल की नियुक्ति का जो कंसेप्ट है, इसके कारण भी राज्य बार बार राज्य स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं कि राज्यपाल केवल और केवल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो इसलिए भी राज्यों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए। इसके अलावा संसद जब चाहे किसी भी राज्य की सीमा में घटाव बढ़ाव कर सकती है, बाउंड्री में बदलाव कर सकती है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। परिणाम स्वरूप राज्य कहते हैं कि उन्हें स्वायत्ता मिलनी चाहिए। ये भी राज्य स्वायत्ता की मांग का एक मुख्य कारण इन्होंने दिया है। तो राज्यों के लिए अधिक स्वायत्ता की मांग है वो लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा राज्य ये भी कहते हैं कि एक ही संविधान है, भारत देश का एक संविधान है, हर राज्य का अपना अलग संविधान नहीं है, इसलिए भी राज्यों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए। और राज्य स्वायत्ता का ये कारण भी दिया जाता है कि अलग अलग जो राज्य हैं उनकी जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है, कल्चर जो है वो भी क्या है, अलग अलग है। परिणाम स्वरूप राज्यों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ क्षेत्रीय जो पार्टी हैं, क्षेत्रीय दल को लगातार बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए भी राज्यों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए। और राज्य स्वायत्ता की पक्ष में भी ये तर्क दिया जाता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को इससे किसी प्रकार का खतरा पैदा नहीं होगा। परिणाम स्वरूप राज्यों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से राज्य बार बार जो स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं, बार बार ऑटोनॉमी की डिमांड कर रही हैं, ये भी भारतीय संघवाद में क्या है, उभरती प्रवृत्ति है। तो राज्यों के लिए अधिक स्वायत्ता की मांग भी भारतीय संघवाद में उभरती प्रवृत्ति है। इसके साथ साथ हम जिक्र करें कि राज्यों के लिए जो राजस्व के स्रोत हैं वो राज्य कहते हैं कि वो बढ़ने चाहिए। राज्यों के लिए राजस्व स्रोत बढ़ाने की मांग भी जो है ये भारतीय संघवाद में क्या है, एक उभरती प्रवृत्ति है। राज्य बार बार ये डिमांड कर रही हैं कि उनके जो राजस्व स्रोत है वो कम है सेंटर की तुलना में। परिणाम स्वरूप उनके जो राजस्व के स्रोत हैं, इनके इनकम के जो सोर्सेज हैं, उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि राज्य के भी उतने ही व्यय होता है, राज्य के भी उतने ही खर्चे हैं, और राज्य को भी अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए क्या है, पैसा चाहिए, वित्त चाहिए। और राज्य वित्तीय मामलों में केंद्र पर डिपेंड है, और केंद्र के द्वारा वित्त राज्य को देने से संबंधित जो है वो एक समान शैली जो है, इक्वलिटी, समानता जो है वो नहीं अपनाई जाती, बल्कि राज्य के साथ क्या है, भेदभावपूर्ण शैली कह सकते हैं अपनाई जाती है कि जिस राज्य में और सेंटर में अगर सेम गवर्नमेंट है, राजनीतिक एकरूपता है, तो वहाँ अधिक जो है राजस्व यानी कि वित्तीय सहायता दी जाती है। और जिस राज्य में एकरूपता नहीं है, अलग अलग दल की सरकार है, विरोधी दल की सरकार है, वहाँ के राज्यों को उतनी जो सहायता है, वित्तीय सहायता है, वो केंद्र के द्वारा नहीं दी जाती। परिणाम स्वरूप राज्यों के लिए राजस्व स्रोत बढ़ाने की मांग भी बार बार बढ़ रही है। राज्य कहते हैं कि हमारे राजस्व स्रोत है वो बढ़ने चाहिए, तो इसलिए ये भी भारतीय संघवाद में एक उभरती प्रवृत्ति के रूप में सामने आती है। तो राज्यों के लिए राजस्व स्रोत बढ़ाने की मांग भी भारतीय संघवाद में
उभरती प्रवृत्ति है। इसके साथ साथ केंद्र एवं राज्यों के संबंधों के पुनर्निर्धारण की मांग भी बार बार बढ़ रही है। केंद्र और राज्यों के बीच में मुख्य 3 संबंध है, जिनमें प्रशासनिक संबंध है, विधायी संबंध है और वित्तीय संबंध है। प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंध, तीनों ही संबंधों का अध्ययन करने से पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल है वो केंद्र के पास है, राज्य पर जो कंट्रोल है वो केंद्र का है। तो इसलिए राज्य ये भी बार बार डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि केंद्र और राज्यों के जो संबंध है, चाहे वो प्रशासनिक संबंध है, चाहे वो विधायी संबंध है, चाहे वो वित्तीय संबंध है, इनमें भी पुनर्निर्धारण होना चाहिए। इनका दोबारा से पुनर्निर्धारण इनका होना चाहिए, उनमें संशोधन होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और परिणाम स्वरूप केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुधार करने के लिए एक कमीशन भी बनाया गया, सरकारिया कमीशन बोलते हैं जिसको। इस सरकारिया कमीशन के जो हेड है वो सरदार रणजीत सिंह थे, इसीलिए इस कमीशन को सरकारिया कमीशन के नाम से जाना जाता है। और इस सरकारिया कमीशन ने भी अनेक सिफारिशें दी कि केंद्र और राज्यों में ये सुधार होने चाहिए। तो केंद्र और राज्यों के संबंधों के पुनर्निर्धारण की मांग भी बार बार क्या है, बढ़ रही है। केंद्र और राज्यों के संबंधों के पुनर्निर्धारण की मांग भी बार बार आ रही है। ये भी भारतीय संघवाद में एक उभरती प्रवृत्ति है। इसके अलावा अगर हम जिक्र करें क्षेत्रवाद के बारे में, तो क्षेत्रवाद को बढ़ावा भी बार बार क्या है, मिल रहा है। क्षेत्रवाद को जो बढ़ावा है, यानी कि क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति जो निरंतर बढ़ रही है, इस कारण भी क्या है, भारतीय संघवाद में ये भी उभरती प्रवृत्ति है। और क्षेत्रीय दलों का जो विकास हो रहा है क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलने के कारण, और आज अगर हम जिक्र करें तो भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय जो दल हैं वो निरंतर बढ़ रहे हैं, उनका जो विकास है वो निरंतर हो रहा है। और इस तरह से जो हम कहें कि जो संकीर्ण क्षेत्रीय भावना है वो प्रत्यक्ष प्रमाण कह सकते हैं। अनेक जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि हम जिक्र करें पंजाब का, तो पंजाब में जो शिरोमणि अकाली दल है, हरियाणा का अगर हम जिक्र करें तो हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल है, महाराष्ट्र में शिवसेना है। तो इस प्रकार से जो प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं वो लगातार क्या है, बढ़ रहे हैं। और इन क्षेत्रीय दलों के बढ़ने के कारण क्षेत्रवाद को जो बढ़ावा मिल रहा है, इस कारण भी ये भी क्या है, भारतीय संघवाद में एक उभरती प्रवृत्ति के रूप में आ रहा है। तो इस प्रकार से क्षेत्रवाद को जो बार बार बढ़ावा मिल रहा है, ये भी भारतीय संघवाद में उभरती प्रवृत्ति है।